अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे एबनॉर्मल मोटर पोस्चरिंग के बारे में। बेसिकली ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है डिकोर्टिकेट और एक होती है डिसेरिब्रेट। अब डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा रेड न्यूक्लियस। अब रेड न्यूक्लियस होता है मिड ब्रेन की लेवल पर। अगर उससे जो ऊपर अगर लियन हो तो उसकी वजह से डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग होती है। नाम से ही ज़ाहिर है डिकोर्ट मतलब कॉर्टेक्स की लेवल पर हो रही है लियन, ठीक है, उसकी वजह से होती है पोस्चरिंग। अब डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग में क्या होता है, अपर लिम्ब की फ्लेक्जन हो जाती है और लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग। अब डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग में क्या होता है, डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग मतलब अगर रेड न्यूक्लियस से अगर नीचे अगर लियन हो तो उसकी वजह से होती है डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग। अब डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग में पूरी बॉडी अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से बुक से देख लेंगे। ये देखें, ये होती है एक डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग, अब एक होती है डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग, ठीक है। आप पिक्चर देख लें। डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग में मेजर जो होता है अपर लिम्ब की फ्लेक्जन हो जाती है और लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। अब डिसेरिब्रेट में जो होता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब दोनों की एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है ये हम समझ लेते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में हमारे सीएनएस में दो टाइप्स के ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स जिसमें कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है, कोर्टेक्स से लेकर पूरा स्पाइनल तक जाता है, ठीक है। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स। अब एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स जो शुरू होते हैं वो मिड ब्रेन की लेवल से शुरू होते हैं, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स बेसिकल चार होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक होते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट और दूसरा होता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब नाम से ही ज़ाहिर है कहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब एक अगर रेड न्यूक्लियस से शुरू हो तो उसको कहते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अगर रेटिकुलर फार्मेशन से शुरू हो तो उसकी वजह से होगा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। और अगर टेक्टम से शुरू हो तो उसको कहते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। और अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से शुरू हो तो उसको कहते हैं वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये नाम देख लें, ठीक है। ये चार ट्रैक्ट होते हैं, फिर से बता देता हूँ। एक होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा होता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और लास्ट होता है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। बेसिकली इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं बट हम पोस्चरिंग के हिसाब से इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। अब जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है अपर लिम्ब की फ्लेक्जन करवाता है, ठीक है। और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम होता है लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करवाना, ठीक है। अब रह गया टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम मतलब इतना कोई फंक्शन नहीं है पोस्चरिंग में, पर इसका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का ये फंक्शन होता है कि हेड की मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाता है, ठीक है। ये इसका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का फंक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम होता है अपर लिम्ब की फ्लेक्जन करवाना। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम होता है लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करवाना। और वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम होता है लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करवाना, ठीक है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का काम होता है हेड की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाना, ठीक है। अब समझते हैं ये पोस्चरिंग होती क्यों है। आपको ये पता होगा, एक होते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। अब पैरामिडल ट्रैक्ट में कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कोर्टेक्स से पूरा शुरू होता है, पूरा जाकर स्पाइनल तक जाता है, ठीक है। यहाँ तक होता है अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन के बाद शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड की लेवल से शुरू होता है लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि मसल तक जाता है, ठीक है। अगर फॉर सपोज़ करें उसमें अपर मोटर न्यूरॉन की लियन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो लोअर मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो इनहिबिट नहीं करेगा तो क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा फायर करेगा। अब लोअर मोटर न्यूरॉन की एक्स्ट्रा फायरिंग की वजह से बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, ठीक है। ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन की लियन क्या होती है, ठीक है। बेसिकली सुपरफिशियली आप अभी तक इतना समझ लें। फॉर सपोज़ करें
एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स में अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ तक होते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट में शुरू होता है, कॉर्टेक्स से शुरू होता है, मिड ब्रेन की लेवल तक जाता है, ठीक है। अब वो किस ट्रैक्ट को सप्लाई कर रहा है वो डिपेंड करता है किस न्यूक्लियस तक ख़त्म होता है, ठीक है। अब अगर ये रेड न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहा है तो ये रेड न्यूक्लियस तक ख़त्म हो जाएगा, इसका नाम होगा कोर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट। अगर ये सप्लाई कर रहा है टेक्टम को तो इसका नाम होगा कोर्टिकोटेक्टल ट्रैक्ट। अगर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन को सप्लाई कर रहा है तो ये इसका नाम होगा कोर्टिको रेटिकुलर ट्रैक्ट। अगर ये सप्लाई कर रहा है वेस्टिबुलर न्यूक्लाई को, नीचे भी आता है, अगर ये वेस्टिबुलर न्यूक्लाई को सप्लाई कर रहा है तो इसका नाम होगा कोर्टिको वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है अपर मोटर न्यूरॉन का? ये नीचे आकर इनहिबिट करता है। अगर ये रेड न्यूक्लियस पे इंड करेगा तो ये रेड न्यूक्लियस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब रेड न्यूक्लियस का काम क्या था? अपर लिम्ब की फ्लेक्शन करवाना। अगर ये आकर इनहिबिट करेगा ये रेड न्यूक्लियस को, क्या होगा? रेड न्यूक्लियस अपना काम नहीं करेगा। अब अगर ये रेड न्यूक्लियस अपना काम नहीं करेगा तो फ्लेक्शन नहीं होगी अपर लिम्ब की, ठीक है, सिंपल। अगर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन या फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लाई को इनहिबिट कर रहा है तो ये न्यूक्लाई अपना काम नहीं करेंगे। अगर ये अपना न्यूक्लाई काम नहीं करेंगे तो लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन नहीं होगी, ठीक है। इतना समझना था। अब आते हैं ये पोस्चरिंग होती क्यों है, ठीक है। फार सपोज करें ये होते हैं रेड न्यूक्लियस, ठीक है। ये देख लें वेस्टिबुलर न्यूक्लियस सबसे नीचे है पोन्स की लेवल पर, और रेड न्यूक्लियस के नीचे ही हैं सारे। रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई भी नीचे है, टेक्टम का न्यूक्लियाई भी नीचे है, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी नीचे है, ठीक है। सबसे ऊपर है रेड न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई। फार सपोज करें मैंने आपको बताया डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग मतलब रेड न्यूक्लियस से ऊपर अगर उसकी लियन हो जाए ट्रैक्ट्स की, ठीक है। फॉर सपोज करें यहाँ पे अगर कोई लियन हो जाए, ठीक है। अब ना ये ट्रैक्ट्स इनहिबिट करेगा रेड न्यूक्लियस को, ना ये करेगा इनको रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूक्लियाई को, टेक्टम को, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को, किसी को भी इनहिबिट नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉर सपोज करें डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग किस तरह होती है, ठीक है। अब डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग अगर रेड न्यूक्लियस को ये इनहिबिट नहीं करेगा तो क्या होगा? रेड न्यूक्लियस अपना एक्स्ट्रा काम करेगा, ठीक है। अब अगर वो अपना एक्स्ट्रा काम करेगा तो अपर लिम्ब की क्या होगी? फ्लेक्शन होगी। और ये क्या कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर फॉर्मेशन का रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को भी इनहिबिट नहीं करेगा तो क्या होगा? ये भी अपना काम एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। अब ये अपना काम एक्स्ट्रा करेंगे तो लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से होती है डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग में अपर लिम्ब की फ्लेक्शन होती है, लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये समझ लें, ठीक है। अब आते हैं डीसेरिब्रेट में क्या होता है। अब डीसेरिब्रेट में क्या होता है? रेड न्यूक्लियस से नीचे अगर कोई लियन हो, ठीक है। अब डीसेरिब्रेट में रेड न्यूक्लियस से नीचे लियन हो रही है, मतलब ये क्या हो रहा है? कॉर्टेक्स जो कोर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट है वो जाकर रेड न्यूक्लियस को इनहिबिट तो कर रहा है, ठीक है। बाकी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई है और ये जो है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है इनको इनहिबिट नहीं कर रहा, ठीक है। तो रेड न्यूक्लियस तो अपना काम करेगा तो फ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ये अपना एक्स्ट्रा काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको इनहिबिशन नहीं आ रही, ठीक है। अगर इनको इनहिबिशन नहीं आएगी तो ये अपना काम एक्स्ट्रा करेंगे। इन द रिज़ल्ट क्या होगा? अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से होती है लोअर लिम्ब की अपर लिम्ब की एक्सटेंशन, ठीक है। इस वजह से होती है। अब डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग में क्योंकि रेड न्यूक्लियस से ऊपर जो थी लियन हो रही थी तो पूरे न्यूक्लियाई को जो रेड न्यूक्लियस था और जो रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई था, टेक्टम था और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई था,
उनको जो इनहिबिशन नहीं आ रही थी। अगर उनको इनहिबिशन नहीं आ रही थी तो वो अपना काम एक्स्ट्रा कर रहे थे। अब रेड न्यूक्लियस का अब काम था फ्लेक्शन करवाना, तो वो अपना काम फ्लेक्शन करवा रहा था। और वेस्टिबुलर न्यूक्लाई और रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लाई का काम था लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करवाना, तो वो अपनी एक्सटेंशन करवा रहे थे। ठीक है। अब फॉर सपोज डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग में क्या हो रहा था कि रेड न्यूक्लियस से नीचे जो लियन हो रही थी। ठीक है। अब रेड न्यूक्लियस तक तो अपनी इनहिबिशन आ रही थी, तो रेड न्यूक्लियस अपना काम मतलब अंडर जो कॉर्टेक्स के हिसाब से करेगा। ठीक है। पर जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन का न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई उनको इनहिबिशन नहीं आ रही थी, तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक्स्ट्रा काम करेंगे। ठीक है। तो पूरी बॉडी की हो जाएगी एक्सटेंशन। ठीक है। ये होती है डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। ठीक है। अब आते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। सबसे पहले अभी हमने जो पढ़ा बुक से देख लेते हैं एब्नॉर्मल पोस्चरिंग। अब ये डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग में क्या था, साइट ऑफ लियन एबोव न्यूक्लियस। ठीक है। डीकोर्टिकेट मतलब कि रेड न्यूक्लियस से एबोव लियन हो रही थी। ठीक है। अब उसमें जो है ओवर एक्टिव मतलब रूब्रो स्पाइनल ट्रैक भी अपना ओवर एक्टिव थे और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक भी ओवर एक्टिव थे। ठीक है। अब आते हैं डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग में। अब डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग में क्या था, रेड न्यूक्लियस से जो है नीचे लियन हो रही थी। ठीक है। अब उससे नीचे लियन हो रही थी, तो रेड न्यूक्लियस अपना काम तो है नॉर्मली कर रहा था, पर जो है ओवर एक्टिव वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग में क्या हो रहा था, अपर लिम्ब की फ्लेक्शन हो रही थी और लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो रही थी। ठीक है। नाम से याद रखें, डी कोर्ट का मतलब है कोर्टेक्स की लेवल पे, मतलब रेड न्यूक्लियस के ऊपर लियन हो रही है। ठीक है। अब एक तो कोर्ट का मतलब हो गया ये, और दूसरा कोर, एक कहते हैं ना कार्डिक। अब ये होता है कोर कार्डिक। अब हाथ क्या अगर हाथों की फ्लेक्शन होगी तो वो किस तरफ जाएंगे, हार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये होगा डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग। ठीक है। अब डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब दोनों की एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है। डीकोर्टिकेट भी जो होता है ये मतलब इतना वर्स नहीं होता, बाकी डीसेरिब्रेट जो रेड न्यूक्लियस से नीचे हो रही है लियन, वो वर्स होता है, वो ख़तरनाक होता है। ठीक है। ये हो गई एबनॉर्मल मोटर पोस्चरिंग। अब आते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। अब इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है इस्कीमिया हो रही है। ठीक है। अब इस्कीमिया हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, ये हो रही है ब्रेन की या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है। अब अगर उसकी इस्कीमिया होगी तो वे उसकी जो है ब्रेन का जो जिस टिश्यू की जिस भी आर्टरी में जो है ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो जिस एरिया को वो ब्लड सप्लाई हो रहा था, तो वो आर्टरी वो एरिया जो है बिल्कुल ही इन्फार्क्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर वो इन्फार्क्ट होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक इट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड और ब्लॉक। ठीक है। अब ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो सर्कल ऑफ विलस से जाती है। ठीक है। फॉर सपोज करें उसमें कोई भी ब्लॉकेज हो जाए, अब वो ब्लॉकेज क्यों हो सकती, कोई थ्रोम्बस आ जाए, कोई एम्बोलस आ जाए, या जनरलाइज कार्डियक अरेस्ट की वजह से हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, पूरी जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, या फिर ब्लड में पूरा ब्लड नहीं जाएगा ब्रेन की तरफ। अब अगर ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन की जो है ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी। अब अगर ब्रेन की सप्लाई कट हो जाएगी तो न्यूरॉन जो वहाँ पे ब्रेन में पड़े हुए हैं तो उनकी इस्कीमिया हो जाएगी, इस्कीमिया की वजह से इन्फार्क्शन हो जाएगी। ठीक है। इतनी है डेफिनेशन इस्कीमिक स्ट्रोक की। अब बातें हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है, ये इस्कीमिक स्ट्रोक होता क्यों है। ठीक है। ये किस तरह होता है ये समझ लेते हैं। एक तो थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब थ्रोम्बस क्यों हो सकता है, जैसे आपने कार्डियोलॉजी में पढ़ा होगा एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है। ठीक है। अब फॉर सपोज करें ब्रेन की जो सर्कल ऑफ विलस होती हैं उनमें जो है एथीरोमा बन जाए, एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाए। ठीक है। उसका रप्चर हो जाए। ठीक है। वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाए तो क्या होगा, ब्रेन को जो है आर्टरी का जो ल्यूमन जो है ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अब आर्टरी का ल्यूमन ब्लॉक होगा तो आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में होता है। ठीक है।
अब बातें एम्बुलस। एम्बुलस की वजह से जैसे किसी दूसरी आर्टरीज़ में जो है ब्लड फॉर सपोज़ करें कोई क्लॉट बन गया, ठीक है? अब वो क्लॉट जो है ब्रेन की लेवल पर आ गया, ठीक है? ब्रेन की लेवल पर आकर क्या करेगा, जो आर्टरीज़ हैं उनको ब्लॉक करेगा, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ से आ सकता है? एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, वहाँ से कोई क्लॉट आ सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बस बनता है, एम्बुलस बनता है, ठीक है? अगर वहाँ पे बने तो उसको कहते हैं थ्रोम्बस। अगर वहाँ से डिटैच होकर किसी और आर्टरी में चला जाए तो उसको कहते हैं एम्बुलस, ठीक है? अगर ये एट्रियल फिब्रिलेशन में एम्बुलस बन सकता है, या फिर जैसे डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। अब ये उनका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है? इसका डायग्नोस करने का, लोअर लिम्ब की जो वेन्स होती हैं उनमें अगर कोई थ्रोम्बस बन जाए और डीअटैच होकर ये एम्बुलस बन जाए और ये आकर ब्रेन में किसी आर्टरी में चला जाए तो उसकी वजह से हो सकता है इसको कहते हैं डीवीटी। डीवीटी में मोस्ट कॉमनली ये पीएफओ हो सकता है, पेटेंट फोरामेन ओवल, ठीक है? अगर पेटेंट फोरामेन ओवल होगा तब भी ये जो होगा ये क्लॉट जो है ब्रेन की तरफ जा सकता है, ठीक है? अब एम्बुलस जो है ये डीवीटी की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है, उसमें भी एम्बुलस बनता है। या फिर कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। अब कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है, ब्लड जो है उसकी जो है एक जगह पे रिटेंशन हो जाती है, ठीक है? अब एक जगह पे अगर ब्लड रुक जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो क्लॉट बनाएगा, ठीक है? अब अगर वो क्लॉट बनाएगा तो आर्टरी की स्टेनोसिस हो सकती है, आगे जाकर सर्कल ऑफ ब्लस में ये हो सकता है। एम्बुलस की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। बाकी अगर हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, या हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। अब हाइपोपरफ्यूजन जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए उसकी वजह से पूरी सिस्टमेटिक हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? या फिर ये मोस्ट कॉमनली कार्डियोवैस्कुलर जो सर्जरीज़ होती हैं उनमें जो है सिस्टमेटिक हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है। या फिर हाइपोक्सिया, जनरलाइज हाइपोक्सिया की वजह से अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं जाएगा तब भी इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है? ये बेसिकली 3 कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है? एक होता है थ्रोम्बस, एक होता है एम्बुलस, और दूसरा होता है तीसरा होता है हाइपोक्सिक, ठीक है? थ्रोम्बस जो होता है अगर वहीं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक अगर सर्कल ऑफ विलस में बने उसकी वजह से हो सकता है। एम्बुलस जो है एट्रियल फिब्रिलेशन में बन सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बन सकता है, डीवीटी में बन सकता है। डीवीटी में जो है पीएफओ होगा तब भी ये इस्कीमिक स्ट्रोक होगा, या फिर कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है एम्बुलस, ठीक है? हाइपोपरफ्यूजन जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो सकता है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज़ में मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है? ये इसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होगा, ठीक है? अब इसकी में ये जो है अगर ये आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाएगी एम्बुलस थ्रोम्बस की वजह से तो क्या होगा, ब्रेन को जो है ऑक्सीजन, या हाइपोक्सिया की वजह से भी ब्रेन को जो है ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो उनकी वजह से ऑक्सीजन मतलब ब्रेन को नहीं जा रही। अब क्या होगा वहाँ पे जो है जनरलाइज बॉडी में जो होते हैं ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ग्लूकोज सप्लाई नहीं जाएगी, ब्रेन में जो है एटीपी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है? एटीपी क्योंकि बनती ही मतलब वो ग्लाइकोलाइसिस की वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस या फिर क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से बनती है ना, उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? अब अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसकी वजह से एटीपी जो है ख़त्म हो जाएंगे। अगर एटीपी ख़त्म होंगे तो वहाँ पे जो थे कुछ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होंगे, ठीक है? वो अपना काम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से जो है उनकी वजह से क्या हो रहा था, वो अपना काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या कर रहे थे, 3 सोडियम को आउट करते हैं और 2 पोटेशियम इन करते हैं, ठीक है? अब अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो सोडियम अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और पोटेशियम बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर सोडियम अंदर सेल्स में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से वाटर फॉलो करेगा, ठीक है? वाटर जो है ब्रेन के सेल्स में अंदर चला जाएगा, उसकी वजह से साइटोजेनिक एडिमा हो जाएगी। और जो है
ये साइटोजेनिक एडिमा और एक्सेस ग्लूटामेट साइटोजेनिक एडिमा में एक्सेस जो है ग्लूटामेट रिलीज़ होगा और जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है कैल्शियम के स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर जनरलाइज वहाँ पे एडिमा हो जाएगी, सेलुलर एडिमा, तो उनमें इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज़ होता है। अगर वो कैल्शियम रिलीज़ होगा तो वो कुछ जो होते हैं एपोप्टोक्टेट एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एंडोन्यूक्लियसेस, उनको एक्टिवेट करेंगे, तो उनकी वजह से जो है सेलुलर डेथ हो सकती है। या फिर अगर हम जो है वापस से अगर रिस्टोर कर दें ऑक्सीजन को, तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल बन सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, जिसकी वजह से भी इसकी ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनकी जो है डेथ हो सकती है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर लेता हूँ। किसी वजह से अगर ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज सप्लाई भी नहीं जाएगी। अब ये नहीं जाएगी तो उसकी वजह से एटीपी डिप्लीशन हो जाएगी ब्रेन में, उनकी वजह से सोडियम एटीपेज पंप काम नहीं करेगा। अब सोडियम एटीपेज काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से सेलुलर जो है एडिमा हो जाएगी, क्योंकि सोडियम जो है आउट नहीं आ रहा था। सेलुलर एडिमा की वजह से वहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो कि एपोप्टोसिस करवाते हैं। अब उनकी एपोप्टोसिस करवाएंगे तो सेलुलर डेथ होगी, सेलुलर डेथ होगी तो ये इस्कीमिया हो गई, इन्फाक्शन होगी, और इसमें ब्रेन में जो होती है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होती है, लिक्विफेटिव टाइप ऑफ डेथ होती है। ठीक है, ये इस तरह होती है इस्कीमिक स्ट्रोक की पैथोजेनेसिस। अब फॉर सपोज़ कभी कभी ये आ जाता है कॉन्सेप्ट इस्कीमिक कोर और नेम्ब्रा। ठीक है, ये क्या होता है। अब फॉर सपोज़ करें किसी पर्टिकुलर आर्टरी की जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, वो उसका जो ईंट तक वो सप्लाई कर रही थी, जैसे वाटर शेड एरियाज़ आपने पढ़े होंगे, उसकी ईंट तक वो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। अब ईंट तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वो ईंट वाला जो पोर्शन है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं इस्कीमिक कोर। ठीक है, और उसके जो साइड वाला जो एरिया होगा उसको कहते हैं नेम्ब्रा। अब नेम्ब्रा क्या होता है, हाईली जो रिस्की होता है वो भी नेक्रोसिस उनकी हो जाए। ठीक है, उसकी भी इस्कीमिया हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं नेम्ब्रा। इसी वजह से अगर वो हाइपरटेंसिव जैसे वो जो होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक आपने आगे जाकर पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन की वजह से होता है ये हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, अब हाइपरटेंशन में 220 240 के ब्लड प्रेशर से आते हैं। ठीक है, अगर उनका ब्लड प्रेशर हम सडनली अगर हम ड्रॉप करेंगे, मतलब कोई दवाइयाँ देकर, जैसे लेबिटालोल मोस्ट कॉमनली देते हैं, मेनिटोल तो नहीं देते, लेबिटालोल की इन्फ्यूजन चलाते हैं। ठीक है, ये अगर इनकी वजह से अगर हम सडनली अगर ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करेंगे तो इस्कीमिक स्ट्रोक तो वो तो पहले से ही गया है। बाकी नेम्ब्रा की तरफ जो ब्लड जा रहा था वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। अब नेम्ब्रा भी वो उसकी भी इस्कीमिया हो जाएगी, उसकी भी नेक्रोसिस हो जाए। ठीक है, इस तरह होता है ये इस्कीमिक कोर और नेम्ब्रा का कॉन्सेप्ट। अब टाइमलाइन हम देख लेते हैं। फॉर सपोज़ करें आपके एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं कभी कभी ये टाइमलाइन। अगर ये हम हिस्टोलॉजी करें, अगर मैक्रोग्लिया मिले हैं तो कितने दिन पहले ये यहाँ पे इस्कीमिया हुई है, ये इस तरह के आते हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें। अगर इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, इस्कीमिया के 12 से 24 घंटे तक अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी लेंगे तो उसमें जो इस्कीमिया वाले सेल्स होंगे उनका जो है न्यूक्लियस जो होगा बिल्कुल ही मतलब ख़राब टाइप का, पिक्नोटिक छोटा सा मिलेगा। ठीक है, अगर ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियस की जो है अगर डिजनरेशन हो जाएगी, पिक्नोटिक हो जाएगा, मतलब ये इरिवर्सिबल इंजरी है। ठीक है, तो यहाँ से इरिवर्सिबल इंजरी शुरू हो जाएगी। अगर फॉर सपोज़ कर रिवर्सिबल इंजरी ये होती है अगर सेल मेम्ब्रेन के ब्लेब्स बन जाएं, ठीक है, या माइल्ड जो है एडिमा हो जाए तो ये इरिवर्सिबल हो जाती है। अगर न्यूक्लियस की डिजनरेशन हो जाए ये तो मतलब इरिवर्सिबल इंजरी होती है। ठीक है, अब 12 से 24 घंटे में क्या मिलता है, सेल साइटोप्लाज्म उसका जो है उसमें इओसिनोफिलिक मतलब साइटोप्लाज्म मिलता है और न्यूक्लियस जो होता है पिक्नोटिक मिलता है। ठीक है,
इसको कहते हैं रेड न्यूक्लियस, ठीक है। रेड न्यूक्लियस का मतलब है, मतलब अभी जो है इरिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है। रेड न्यूक्लियस का मतलब है, मतलब साइटोप्लाज्म यूसिनोफिलिक है और न्यूक्लियस जो है पिकनोटिक है, ठीक है। अब ये होता है पहले दिन तक हमें ये नज़र आएगा, ठीक है। अब अगर आप 2 दिन तक देखते रहें, ठीक है, 2 दिन और देखें, मतलब ये दूसरे दिन तक से लेकर तीसरे दिन तक, तो आपको न्यूट्रोफिल नज़र आएंगे, ठीक है। वहाँ पे न्यूट्रोफिल आते जाएंगे आते जाएंगे। आपको पता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल आते हैं। उसके बाद 2 दिन और देखें, मतलब चौथे दिन से 5वें दिन तक, तो वहाँ माइक्रोग्लाया आएंगे, ठीक है। अब अगर आप 2 हफ्ते तक देखें तो उसमें जो है ग्लायल सेल, जैसे एस्ट्रोसाइट्स आपने पढ़ा होगा, उनकी जो है प्रोलिफरेशन करवाते हैं। अगर वहाँ पे डैमेज हो जाए तो उसको भरते हैं, ठीक है, उस खाली जगह को, तो उसको कहते हैं रिएक्टिव ग्लायोसिस। अगर वेसल्स वहाँ पे मतलब ख़त्म हो गई हैं तो वहाँ पे वेस्कुलर प्रोलिफरेशन करवाएंगे ये एस्ट्रोसाइट्स। और अगर 2 हफ्ते के बाद हम देखेंगे तो ये हमें मिलेंगे ग्लायल स्कार मिलेगा, ठीक है। ये होता है इस तरह से टाइमलाइन के हिसाब से। अगर हम पहले दिन देखेंगे तो वहाँ पे रेड न्यूक्लियस मिलेगा। 3 दिन तक देखेंगे, मतलब 2-2 ऐड करते जाए ना। 3 दिन तक देखेंगे तो आपको मिलेगा न्यूट्रोफिल्स, और 5वें दिन तक देखेंगे आपको मिलेंगे मैक्रोफेजेस। और अगर 2 हफ्तों तक देखेंगे तो आपको मिलेंगे रिएक्टिव ग्लायोसिस देखेंगे। अगर 2 हफ्तों के बाद देखेंगे तो आपको स्कार मिलेगा, ठीक है। ये होती है इस्केमिक स्ट्रोक की टाइमलाइन के हिसाब से किस तरह से हमें नज़र आते हैं। अब बंदा जो है अगर उसको इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए तो किस फीचर्स के साथ आएगा हमारे पास। अब वो डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी का जो है ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेंटिकुलर स्ट्राइएट आर्टरी या ब्रेन स्टेम की आर्टरीज़ होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, वो आगे जाकर हम इस इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम डायग्नोस किस तरह करते हैं इस केस को। बेसिकली इसकी डायग्नोसिस तो क्लिनिकली हो जाती है यूनिलेटरल। अगर वो एक साइड की वीकनेस हो जाए, या फिर बीपी बंदे का हाई रहता हो और सडन जो है एक्यूट एलओसी के साथ आए बंदा, तो ये डायग्नोसिस तो क्लिनिकली हो जाती है, पर हम रेडियोलॉजी करवाते हैं। अब रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाते हैं, या एमआरआई भी करवा सकते हैं। इनिशियल तो सीटी स्कैन होता है। अब इनिशियल सीटी स्कैन में जो होता है बेसिकली ये तो हमें नज़र आ जाता है 6 घंटे से 24 घंटे तक। हमें अगर इस्कीमिया हो जाए तो 6 घंटे से 24 घंटे के बीच में हमें इस्कीमिया नज़र आएगी, उससे पहले हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। अभी हम ये क्यों करवाते हैं, ये रेडियोलॉजी हम इस वजह से करवाते हैं। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक का जो होता है ट्रीटमेंट अलग होता है और इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है। अब फॉर सपोज़ करें ये सीटी स्कैन हम करवाते ही इस वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक को रूल आउट करने के लिए। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक होगा मतलब हमें तो आधे घंटे में ही हम करवा लेते हैं, 1 घंटे में सीटी स्कैन। क्योंकि अगर हेमरेजिक स्ट्रोक होगा तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक जो है सीटी स्कैन पे नज़र आ जाता है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक होगा तो वो सीटी स्कैन पे नज़र नहीं आता, ठीक है। अगर हम एमआरआई करवाएंगे, एमआरआई तो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, उसमें जो है हमें 3 मिनट में नज़र आ जाएगा। 3 मिनट से 3 घंटे तक हमें 3 मिनट से 30 मिनट तक हमें एमआरआई में इस्केमिक स्ट्रोक मिल जाता है, ठीक है। पर अगर हम सीटी स्कैन कराएं तो वो 6 घंटे से पहले जो है इस्केमिक स्ट्रोक हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। अब ट्रीटमेंट इसका ये होता है, अगर फॉर सपोज़ करें हमारे पास बंदा आ गया कोई स्ट्रोक के साथ, ठीक है, हमें पता नहीं है ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। हमने जो है सीटी स्कैन करवाया, उन्होंने अटेंडेंट ने हिस्ट्री दी कि इसको आधे घंटे से इस तरह हो गया है, ठीक है। अब हमने सीटी स्कैन करवाया, हर चीज़ करवाई, 1 घंटा हो गया, ठीक है। 1 घंटे में मतलब सीटी स्कैन हो गया उसका, ठीक है। अब सीटी स्कैन हमारे पास आ गया, उसमें कोई भी अगर मतलब चेंजेस ना हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। अगर उसमें जो है चेंजेस हों, जैसे वो तो हमें हेमरेजिक स्ट्रोक तो वो तो उसी टाइम नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें चेंजेस ना मिले तो मोस्ट प्रोबेबली हम एज के हिसाब से या फिर रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से देखकर हम इस्केमिक स्ट्रोक जो है डायग्नोस कर लेते हैं।
तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं जो कि 3 घंटे तक हम देते हैं, 3 घंटे या 4 साढ़े 4 घंटे तक हम देते हैं। पर ये हेमरेजिक स्ट्रोक में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। ये इसी वजह से हम सीटी स्कैन करवा लेते हैं ताकि अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हो तो हमें उसी टाइम पता चल जाए, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम ना दें, ठीक है। अब अगर लार्ज आर्टरी जो है उसकी ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हम थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं, और या अगर हम टीसी करते हैं उस बंदे को लास्ट में, तो उसको हम एस्पिरिन देते हैं, क्लोपिडोग्रिल देते हैं, और जो रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, और दूसरे मतलब जो भी स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग नहीं ना करे, एट्रियल फिब्रिलेशन के जो रिस्क फैक्टर होते हैं इनको कंट्रोल करना, मतलब पूरी लाइफ स्टाइल को हम बता देते हैं, ये ना करे ये करे, ठीक है। तो ये होता है ट्रीटमेंट एक इस्कीमिक स्ट्रोक का, ठीक है। ये होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। उसके हम क्लिनिकल फ़ीचर आगे हम पढ़ लेंगे किस तरह होते हैं, डिपेंड करता है वो आर्टरीज़ के हिसाब से, ठीक है। अब आता है हम दूसरे टॉपिक पे, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, इट इज़ अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन काज्ड बाय टेम्पररी इस्कीमिया टू सीएनएस विदाउट एक्यूट इन्फार्क्शन। ये क्या होता है? टीआईए का मतलब है मतलब कि सडनली हमें कुछ टाइम के लिए अगर ब्रेन की जो है ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए, या फिर मतलब थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेन की जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर से वो अपनी ब्लड सप्लाई जाए, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है। और अब उसमें क्या मिलेगा, जितने टाइम के लिए हमें उसकी जो है ब्लड सप्लाई ब्रेन की नहीं जाएगी तो वो कुछ सिम्टम आएंगे। जैसे बंदा आएगा हमारे पास, हमारी आंखों में बिल्कुल ही अंधेरा आ गया था, ये इस तरह के सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ये लकी पीपल्स में होता है, ठीक है। ये स्ट्रोक से पहले की मतलब ये होती है एक सिम्टम होता है, ठीक है। जिन बंदों में आता है तो उनमें हम एमआरआई करवाते हैं, तो अगर कोई एम्बोलस या फिर कोई भी मतलब स्टेनोसिस किसी आर्टरी की होगी तो वो हमें नज़र आ जाएगी, तो उसको हम ट्रीटमेंट उसी हिसाब से दे देंगे ताकि वो इस्कीमिया प्रॉपरली जो इस्कीमिया होती है वो ना हो, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर इस बंदे को इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ लेते हैं। अब इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं ब्रेन में। बाकी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में जो होती हैं कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई इन्फार्क्शन नहीं हुई, सडन कुछ वक्त के लिए इस्कीमिया हुई पर वो रिस्टोर हो गए, ठीक है। इस्कीमिक अटैक, इस्कीमिक ब्रेन डिजीज़, ठीक है, स्ट्रोक। अब इसमें क्या होता है, इस इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी बिगिनस आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। मोस्ट वल्नरेबल एरिया जो होते हैं हिप्पोकैम्पस होता है, नियोकॉर्टेक्स होते हैं, सेरिबेलम के पार्किंजी सेल्स होते हैं, और वाटरशेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, हिप्पोकैम्पस और पार्किंजी सेल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है वाटरशेड एरिया तो होते ही होते हैं, नियोकॉर्टेक्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम और नियोकॉर्टेक्स, ठीक है। हम स्ट्रोक की इमेजिंग करते हैं सीटी स्कैन से, जो कि हम 6 घंटे से 24 घंटे के बीच में कर सकते हैं। बाकी एमआरआई तो हमें 3 मिनट में पता चल जाता है, और हिस्टोलॉजी के हिसाब से मैंने बता दिया क्या होता है। पैथोजेनेसिस में पहले इस्कीमिया होगी, उसके बाद इन्फार्क्शन होगी, उसके बाद लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होगी, और इनके 3 टाइप्स होते हैं। ये क्यों हो सकती हैं? थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकती है, एम्बोलस की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से। इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया, टीआईए भी बता दिया क्या होता है। और अब बातें सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। लास्ट में जो मैंने आपको बताया इस्कीमिक स्ट्रोक में सेरिब्रल एडिमा होती है। इसको सेरिब्रल एडिमा को थोड़ा सा हम सही से पढ़ लेते हैं। अब सेरिब्रल एडिमा में क्या होता है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाती है ब्रेन में, ठीक है। क्यों? ब्रेन सेल्स में या ब्रेन में।
अब ये क्यों हो सकती है? एक तो साइटोजेनिक एडिमा होता है और दूसरा वेसोजेनिक एडिमा। अब साइटोजेनिक एडिमा फॉर सपोज़ मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम एटीपेज़ अपना काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से ब्रेन के सेल्स में जो होती है वाटर भर जाएगा, तो ये होती है साइटोजेनिक एडिमा। या फिर हाइपर अमोनियम की वजह से हो सकती है, SIADH की वजह से हो सकती है। अब SIADH में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सोडियम होते हैं वो यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलरिटी जो होती है कम हो जाती है, इंट्रा सेलुलर ज़्यादा हो जाती है, तो ये इंट्रा सेलुलरी जो होता है वाटर चला जाता है, ठीक है। अब वेसोजेनिक एडिमा में क्या होता है, सडनली थोड़े टाइम के लिए जो है ब्लड ब्रेन बैरियर की जो इस्कीमिया में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर की भी जो है ब्लड सप्लाई कम होगी ना, तो उसकी जो है अगर इस्कीमिया हो जाए, अगर उसकी इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी डैमेज हो जाएगा। अगर वो डैमेज हो जाए तो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर जो पानी पड़ा हो वो भी अंदर आ जाएगा, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये होता है वेसोजेनिक एडिमा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये तो एक तो इस्कीमिया करवा रहा था, दूसरा इसकी वजह से कुशिंग रिफ्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है ना। अब इंट्रासेलुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इस